चैप्टर नंबर 17 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद विद्यालय आज खुला है। अधिकांश बच्चे छुट्टियों में घूमने के लिए गए थे। वे मित्रों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत आतुर हैं। उनमें से कुछ जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर, कुछ बेतला राष्ट्रीय उद्यान, कुछ बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और तो कुछ अभयारण्य भ्रमण करने गए थे। कक्षा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर इन उद्यानों को बनाने का क्या कारण है। वनोन्मूलन, क्या आपको पता है कि फर्नीचर बनाने या ईंधन के लिए लकड़ी कहाँ से आती है? खेती करने के लिए जमीन कहाँ से प्राप्त होती है? इन सभी कारणों के लिए वनोन्मूलन अर्थात वनों को खत्म किया जा रहा है। यह जीवों के अस्तित्व के लिए आज बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इससे संपूर्ण मानव जाति खतरे में है। भीषण सूखा एवं जंगल में आग वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। क्रियाकलाप 1 वनोन्मूलन के कारकों की सूची बनाइए एवं इन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। वनोन्मूलन के परिणाम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जंगल के हाथी गांव में क्यों घुस रहे हैं? क्या वे बस्तियों को उजाड़ रहे हैं? क्यों वे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वनोन्मूलन से जंतुओं के आवास समाप्त हो जाते हैं, उनके खाने पीने की वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे भूमजल स्तर नीचे जा रहा है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि वृक्षों की कटाई इसी तरह लगातार चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनोन्मूलन से सूखा तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादपों द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कम पेड़ों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आना। इससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप विश्व तापन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है। इसके कारण सूखा पड़ता है। वृक्षों के कटने से मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। इससे भूमि की उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। उर्वर भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अतः सवरण पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। वनोन्मूलन के कारण मृदा के अन्य गुण जैसे गठन, पोषक तत्व इत्यादि भी प्रभावित होते हैं। इन्हें भी जाने, यदि सामान्य वर्षा से 50% कम वर्षा होती है तो सूखाग्रस्त क्षेत्र उत्पन्न होता है। वर्षा काल में यदि एक सप्ताह में 0.5 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और यह स्थिति नियंत्रित 4 सप्ताहों तक बनी रहती है तो फसलें सूख जाती हैं। इसे कृषिगत सूखा कहा जाता है। झारखंड राज्य में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गोड्डा इत्यादि प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 110 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब बताइए, राष्ट्रीय वन जंतु अभयारण्यों, उद्यानों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का क्या उद्देश्य है? वनों से हमें कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें वन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ सकता है? क्रियाकलाप 2 वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होती है। कैसे? इनके कारणों को सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। वन एवं वन्य प्राणियों का संचरण। आपस में चर्चा करके बच्चे जान चुके थे कि वनों की कटाई से लगभग जीव बेघर हो जाते हैं और उनके खदानों की चीजें भी नष्ट हो जाती है। यह जानकर वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने शिक्षक से पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। बच्चों की मन स्थिति को समझते हुए शिक्षक ने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। शिक्षक ने वन के कर्मचारी से जैव मंडलीय ने संरक्षित क्षेत्र के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। वन कर्मचारी ने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक हिस्सा है।
परंपरा का एक हिस्सा है। उसने बच्चों को बताया कि हमारी व्यक्तिगत कोशिशों एवं समाज के सम्मिलित प्रयासों के अलावा सरकारी एजेंसियों भी वनों एवं वन्य जीव जंतु की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनके संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विधियां, नियम, नीतियां आदि बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पदपों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन की तरह झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन भी हमारे राज्य में वनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयासरत है। वन्य प्राणियों के आवासों का संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए मनुष्यों का वन में प्रवेश करना निषेध है। राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 77 है। 1986 में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा प्रारंभ की गई। अभयारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधियां निषेध है। अभयारण्यों की कुल संख्या 421 है। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 14 है। बाघ परियोजना 1972 से 73 में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा प्रारंभ की गई। बाघ संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 19 है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना, कोर क्षेत्र, कोर रीजन में मनुष्य की गतिविधियां पूर्ण निषेध है। बफर क्षेत्र, बफर जोन का उपयोग शिक्षा एवं शोध कार्यों के लिए किया जाता है। ट्रांजिशन क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन जनजातियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु स्वतंत्र है। क्रियाकलाप 3 एक्टिविटी 3 अपने जिले, राज्य एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों का अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में दर्शाइए। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भ्रमण करते समय बच्चों ने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। बड़े बड़े साल के वृक्षों एवं वन्य जंतु को देखकर वे प्रसन्न थे। आभा ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। शिक्षक ने उसे रोका और बताया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। साल, जामुन, आम, सागौन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वन पुष्प जाति हैं। नीलगाय, चिंकारा, बार्किंग हिरण, चीतल, जंगली कुत्ता, तेंदुआ, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। सारे बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक घने जंगल में प्रविष्ट हो गए। एक विशालकाय गिलहरी को देखकर बच्चे अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ थी। इसके विषय में जानने के लिए वे बहुत आतुर थे। मार्गदर्शक वन कर्मचारी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। जंतु एवं पौधों की वे स्पीसीज जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। कोई विशेष प्रकार का पौधा अथवा जंतु किसी विशेष क्षेत्र में ही हो सकता है। मार्गदर्शक ने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी है। शिक्षक ने बताया कि इनके आवास समाप्त होने, बढ़ती हुई आबादी एवं नई प्रजातियों के प्रवेश से विशेष क्षेत्र प्रजातियों के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है एवं उनके अस्तित्व के भी खतरा हो सकता है। प्रजातियां सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक जाति के सदस्य सिर्फ अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान पैदा कर सकते हैं। एक ही जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 5 जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के विशेष क्षेत्रीय जंतुओं और पौधों का पता लगाइए। वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रियमणि ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। शिक्षक ने समझाया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहां जहां वन प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान होता है जहां जंतु अथवा प्राणियों को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध होता है।
यह बड़े दुख की बात है कि संरक्षित वन भी पौधे जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके समीप के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें खत्म कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न वन्य जंतु जैसे कि श्वेत आंखों वाले हिरण, काले हिरण, हाथी, गुलाबी शेर वाली बतख, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल, अजगर, कच्छ, मगरमच्छ, गैंडा इत्यादि हमारे वन प्राणी अभाज्य चरणों में संरक्षित एवं सुरक्षित हैं। हमारे देश के अभयारण्यों में अनूठी दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि यह है। ठीक, झारखंड के रांची में स्थित मोटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। क्लास 6 पास के चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए। वहाँ के जंतु की किन परिस्थितियों वातावरण में रखा गया है इसका अवलोकन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठान पर पलामू जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों को संरक्षित रखने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजनाओं को लागू किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। बाघ उन प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से विलुप्त होते जा रहे हैं, किंतु पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित मानक स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं। ऐसे जंतु संकट उत्पन्न जंतु कहलाते हैं। शिक्षक ने डायनासोर के बारे में बताया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से कुछ जीवों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। रामा ने पूछा, क्या केवल बड़े जंतु को ही विलुप्त होने का खतरा होता है? शिक्षक ने बताया कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने की संभावना कई अधिक होती है। अक्सर हम मेंढक, सांप, चमगादड़, छिपकली, उल्लू इत्यादि को मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, किंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला का एक हिस्सा है। किसी भी क्षेत्र के सभी प्राणी, पौधे एवं सूक्ष्मजीव तथा अजैव घटक जैसे भूमि, मिट्टी, जलवायु, डेल्टा, नदी इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। रोहित ने पूछा, क्या संकटापन्न उपप्रजातियों का कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है? रेड डाटा पुस्तक। शिक्षक बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में बताते हैं। वह बच्चों को बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक में सभी संकट उत्पन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जंतुओं, पौधों और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में ज्यादा जानकारी आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। कागज का पुनः चक्रण। क्या आपने कभी सोचा है कि किताबों एवं कॉपियों के लिए कागज कहाँ से प्राप्त होता है? शिक्षक समझाते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 बड़े वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। ये बताते हैं कि इस्तेमाल के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। कोई छात्र यदि एक दिन में 1 कागज की बचत भी करता है तो हम 1 वर्ष में कई वृक्ष बचा सकते हैं। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचा सकते हैं वरना कागज उत्पादन के इस्तेमाल में आने वाले ऊर्जा एवं जल की भी बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ कागज के उत्पादन में प्रयोग होने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। घरों में कागज का पुनः चक्रण। क्रियाकलाप सेवन। पुराने रद्दी, अखबार, कागज आदि के टुकड़े कीजिए। टब में जल भरकर 7 से 9 घंटे तक कागजों को भीगने दीजिए। कागज के टुकड़ों को निगलकर इसका गड्ढा घोल तैयार कीजिए। घोल को तार के जाल पर डालिए ताकि जल छानकर अलग हो जाए। अब घोल को अखबार पर फैलाकर सुखाइए। कागज को विभिन्न रंगों से सजा भी सकते हैं। पुनरोपण। रोहन ने पूछा, क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? शिक्षक ने बताया कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए पेड़ों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए पेड़ों का रोपण करना होता है। लगाए जाने वाले पेड़ आमतौर पर उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। कम से कम हमें उतने पेड़ तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से वन का पुनर्रोपण हो सकता है। अगर वनोन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह अपने आप
पूर्ण स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनः में मानव गतिविधियों का कोई जगह नहीं है। अपने वनों को हम बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक रोपण ही एकमात्र उपाय है। शिक्षक ने बताया कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का लक्ष्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण और परिरक्षण करना है, साथ ही ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके आसपास रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय आराम करने के उपरांत मार्गदर्शक कर्मचारियों ने वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जंगल में रुकना ठीक नहीं था। वापस आने के बाद शिक्षक एवं बच्चों ने इस रोमांचक अनुभव के लिए उस वन कर्मचारी का आभार व्यक्त किया।